ये भारतीय राजव्यवस्था का चैप्टर है। पहला टॉपिक है राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। गढ़वाल में पंवार शासकों की राजनीतिक प्रणाली केंद्रीकृत और वंशानुगत थी, लेकिन यह निचले स्तरों पर स्थानीय स्वायत्तता भी देती थी। राजवंश की स्थापना और एकीकरण। इस वंश के संस्थापक राजा कनकपाल थे, जिन्होंने 688 ईस्वी के आसपास चांदपुर गढ़ी वर्तमान चमोली में इस राजवंश की नींव रखी। पूर्णिराम। हालांकि पंवार वंश का वास्तविक संस्थापक राजा अजयपाल 37वें शासक को माना जाता है, जिन्होंने 1500 ईस्वी के आसपास या 15वीं शताब्दी में 52 छोटे गढ़ों को जीतकर गढ़वाल को एकीकृत किया। इस एकीकरण के बिना पंवारों का वृहद शासन संभव नहीं था। अजयपाल ने न केवल छोटे सामंतों गणपतियों को हराया, बल्कि उन पर अपनी संप्रभुता स्थापित की। उदाहरण के लिए, उन्होंने उपूगढ़ के वीर सरदार कप्पू चौहान को पराजित किया। अजयपाल ने कप्पू चौहान की बहादुरी से प्रभावित होकर उसे सैन्य सम्मान दिया था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पंवार राजा अपने शत्रुओं को भी सम्मान देते थे। राजधानी का स्थानांतरण। शुरुआत में राजधानी चांदपुर गढ़ी थी, लेकिन अजयपाल ने इसे सामरिक और प्रशासनिक कारणों से पहले देवलगढ़ और अंततः श्रीनगर लगभग 1517 स्थानांतरित किया। श्रीनगर गढ़वाल क्षेत्र का एक प्रमुख व्यावसायिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया। राजत्व का सिद्धांत। पंवार राजाओं में दैवीय राजत्व का सिद्धांत प्रचलित था। राजा को स्वयं बोलांदा बद्रीनाथ बोलता हुआ बद्रीनाथ कहा जाता था। इसका अर्थ यह था कि राजा का विरोध करना न केवल राजद्रोह था, बल्कि नमक हराम माना जाता था, जिससे धार्मिक रूप से विद्रोह की भावना को दबाया जाता था। शाह की उपाधि। राजाओं के नाम के आगे शाह शब्द जोड़ने की परंपरा बलभद्र शाह 16वीं शताब्दी के समय शुरू हुई। इतिहासकारों का मानना है कि यह उपाधि उन्हें मुगल सम्राट अकबर से प्राप्त हुई थी, हालांकि कुछ का मानना है कि यह उपाधि उन्होंने मुगलों के प्रभाव में स्वयं धारण की। इसके बाद शाह उपाधि पंवार शासकों के लिए वंशानुगत बन गई। दूसरा टॉपिक है प्रशासनिक संरचना के बारे में। पंवार प्रशासन व्यवस्था उच्च अधिकारियों से लेकर ग्राम स्तर तक एक स्पष्ट पदानुक्रम रखती थी, जो शासन को प्रभावी बनाती थी। केंद्रीय प्रशासन। राजा सर्वोच्च शक्ति। राजा ही सर्वोच्च शासक, न्यायाधीश और सेनापति होता था। वजीर या मुख्तार। यह राजा का सबसे प्रमुख मंत्री या प्रधानमंत्री होता था, जो पूरे प्रशासन की देखरेख करता था। दीवान। यह वित्त विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था, जो राज्य की आय और व्यय इनकम एंड एक्सपेंडिचर का प्रबंधन करता था। बख्शी। यह सैन्य विभाग से संबंधित था और सैनिकों के वेतन का भुगतान करता था। राजगुरु। यह पद पुरोहितों के लिए होता था, जो धार्मिक और ज्योतिषीय मामलों में राजा को सलाह देते थे। गुलदार। ये राजधानी की सुरक्षा के लिए नियुक्त किए जाते थे और राजनीतिक रूप से काफी प्रभावशाली थे। क्षेत्रीय और स्थानीय प्रशासन। फौजदार। राज्य को परगनों जिले में बांटा गया था। प्रत्येक परगने का प्रमुख फौजदार होता था। यह अधिकारी प्रशासनिक और न्यायिक दोनों कार्य संभालता था। थोकदार, कमीण या सयाणा। ये राजस्व संग्रह के लिए नियुक्त स्थानीय प्रमुख थे। इनका काम अपने क्षेत्र से राजस्व वसूल करके राजकोष तक पहुंचाना था। यह पद समय के साथ वंशानुगत होता गया। लेखवार। ये लिपिक होते थे, जो राजाज्ञाओं और ताम्रपत्रों को लिखने का कार्य करते थे। ग्राम प्रधान। ग्राम स्तर पर प्रधान की नियुक्ति थोकदार द्वारा की जाती थी। प्रधान गांव से राजस्व वसूल कर थोकदार को देता था। ये आंतरिक सुरक्षा का चैप्टर है। पहला टॉपिक है सैनिक संगठन और युद्ध कला के बारे में। पंवारों का राज्य एक सैन्यीकृत समाज था, जहां सेना का संगठन राज्य की सुरक्षा और विस्तार के लिए महत्वपूर्ण था। सेना का प्रकार। सेना दो भागों में विभाजित थी। स्थायी सेना राजधानी और सुरक्षा के लिए, और अस्थायी सेना युद्ध के समय थोकदारों और गढ़पतियों द्वारा जुटाई जाती थी। सैन्य प्रमुख और इकाइयान। सेनापति राजा स्वयं होता था, जिसकी सहायता के लिए बख्शी वेतन अधिकारी होता था। युद्धों में हाथी, घोड़े और पैदल सेना गज, अश्व, पदाति का उपयोग होता था। गजसेना। हाथी सेना की उपस्थिति से पता चलता है कि पंवारों का नियंत्रण तराई क्षेत्रों तक भी विस्तृत था। युद्ध कला और शस्त्र। पंवार सैनिक धनुष, बाण, तलवार, ढाल और बाद में बंदूक और छोटी तोपों का उपयोग करते थे। एक अनूठी युद्ध पद्धति पत्थर कला पाषाण युद्ध थी, जिसमें सैनिकों को पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिराकर दुश्मनों पर हमला करने का प्रशिक्षण दिया जाता था। पुरस्कार प्रणाली। रौता। वीरता दिखाने वाले सैनिकों या उनके परिवारों को राजा रौत नामक भूमि प्रदान करता था। यह भूमि राजस्व मुक्त होती थी और एक प्रकार की सैन्य जागीर थी।
ये भारतीय अर्थव्यवस्था का चैप्टर है। पहला टॉपिक है भूराजस्व और आर्थिक जीवन के बारे में। परमार राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और राजस्व पर आधारित थी। राजस्व के मुख्य स्रोत राज्य की आय के दो मुख्य स्रोत थे, माल भूमि कर और सायर गैर कृषि राजस्व। भूमि कर उपज का 1/3 1/3 होता था, जो या तो मामला नकद या बिसाही या बड़ा अनाज के रूप में लिया जाता था। अन्य कर पशुओं पर पूंछी कर पूंछ के हिसाब से, बुनकरों पर तान कर सूती और ऊनी वस्त्रों के बुनकरों से लिया जाता था, और धार्मिक उत्सवों पर भाट कर भोजन सामग्री जैसे छोटे कर भी थे। औतली, यदि कोई व्यक्ति निसंतान मर जाता था तो उसकी संपत्ति पर राज्य का अधिकार हो जाता था, जिसे औतली कहते थे। कृषि और भूमि का वर्गीकरण भूमि को उसकी गुणवत्ता और सिंचाई की उपलब्धता के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। काला छोटा वर्ग तलाओं सिंचित और सबसे उपजाऊ भूमि, जो नदियों के निचले क्षेत्रों में होती थी। काला छोटा वर्ग उपराऊ असिंचित भूमि, जो ऊंचाई पर स्थित होती थी और वर्षा पर निर्भर थी। काला छोटा वर्ग इजरान कटीले सबसे कम उपजाऊ और पथरीली भूमि, जो 3-4 साल में एक बार जोती जाती थी। मापतौल अनाज मापने के लिए धूली पाथा नामक एक विशिष्ट पैमाना उपयोग किया जाता था। व्यापार और उद्योग राज्य में खनन तांबा, लोहा, सीसा और व्यापार विशेषकर तिब्बत से ऊन, नमक और सोना प्रमुख थे। नंदी और रामगंगा जैसी नदियों की रेत से सोने के कणों को भी धोया जाता था, जो आय का स्रोत था। ये इंडियन सोसाइटी का चैप्टर है। पहला टॉपिक है सामाजिक संरचना और जीवन के बारे में। परमार काल का समाज ब्राह्मण, राजपूत और हरिजन शिल्पकार/डोम वर्गों में विभाजित था, जो विभिन्न उपजातियों में बंटे हुए थे। जाति विभाजना ब्राह्मण ये सरोला उच्च वर्ग, पाककला के लिए प्रतिष्ठित, और गंगाड़ी खसिया ब्राह्मण में विभाजित थे। राजपूत इसमें खसिया राजपूत स्थानीय और बाहरी राजपूत मैदानी क्षेत्रों से आए शामिल थे। शिल्पकार/हरिजन डोम ये कारीगर वर्ग थे, जिनमें लोहार, तामता तांबा शिल्पी, मोची और बढ़ई शामिल थे। ये अक्सर गांवों से अलग रहते थे। सामाजिक प्रथाएं सरोला ब्राह्मण प्रथा। राजा अजयपाल ने सरोला ब्राह्मण प्रथा शुरू की ताकि उच्च और निम्न जातियों के बीच खान पान संबंधी भेदभाव को कम किया जा सके। बहुपतित्व और विवाह। यद्यपि ब्राह्मणवादी विवाह ब्रह्म विवाह प्रचलित था, पर निचले वर्गों में कन्या शुल्क देकर विवाह आसुरी विवाह की प्रथा भी थी। कुछ लोक कथाओं में बहुपतित्व का भी उल्लेख मिलता है, जैसे सालू और मालू नेगियों की एक ही पत्नी दुदुकेला थी। सती प्रथा भी समाज में आम थी, जहां महिलाएं अपने पति की मृत्यु के बाद आत्मदाह करती थीं। कला और मनोरंजना हुरकिया ये स्थानीय/पारिवारिक भाट होते थे, जो डोम जाति के थे। इनका काम युद्ध के मैदान में युद्ध गीत गाना और राजाओं तथा वीरों की कहानियां सुनाना था। नृत्य और संगीत झुमेलो, चौफुला, जात्रा और पांडव नृत्य महाभारत पर आधारित प्रमुख सामूहिक नृत्य थे, जो त्योहारों के दौरान किए जाते थे। ये भारतीय राजव्यवस्था का चैप्टर है। पहला टॉपिक है न्याय और दंड व्यवस्था के बारे में। परमारों की न्यायिक प्रणाली स्थानीय स्तर पर सामुदायिक न्याय और सर्वोच्च स्तर पर कठोर राजशाही न्याय का मिश्रण थी। न्यायिक संरचना पंचायत ग्राम पंचायत न्याय देने वाली सबसे सर्वमान्य और प्रतिष्ठित संस्था थी। अधिकांश विवाद यहीं सुलझा लिए जाते थे। राजा और फौजदार गंभीर मामलों या अपीलों की सुनवाई फौजदार या सीधे राजा के दरबार में होती थी। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। दंड की प्रकृति न्यायिक प्रक्रिया अत्यधिक कठोर थी। दंड का उद्देश्य अपराध को रोकना और राजा के अधिकार को स्थापित करना था। अंगभंग, हत्या, राजद्रोह या गंभीर चोरी के मामलों में नाक या हाथ काट देना जैसी क्रूर सजाएं आम थी। दिव्य परीक्षा, कुछ मामलों में अग्नि परीक्षा, गर्म लोहे की छड़ हाथ में रखना या जल परीक्षा जैसे दिव्य तरीके भी प्रचलित थे, जहां ईश्वर से न्याय की अपेक्षा की जाती थी। गुप्तचर प्रणाली, राज्य में गुप्तचर प्रणाली भी मजबूत थी, जिसका उद्देश्य आंतरिक विद्रोहों और षड्यंत्रों पर नियंत्रण रखना था। वेश्याओं, वैद्यों और परिव्राजकों घुमंतु साधुओं को भी गुप्तची में लगाया जाता था। ये इंडियन सोसाइटी का चैप्टर है। पहला टॉपिक है धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में। परमार शासक विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णु थे और धर्म ने कला और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रमुख धर्म और सहिष्णुता। परमारों में शैव और वैष्णव दोनों परंपराएं पूजी जाती थीं। राजा अजयपाल ने स्वयं गोरखनाथ पंथ को अपनाया था। राजधानी श्रीनगर में राजेश्वरी देवी कुलदेवी और भैरव जैसे देवताओं के मंदिर थे। राजा फतेह शाह ने सिख गुरु राम राय को अपने राज्य में आश्रय दिया,
और देहरादून में उनके गुरुद्वारे के लिए खुड़बुड़ा सहित 3 गांव दान दिए, जिससे देहरादून नगर का विकास हुआ। कला और वास्तुकला अजयपाल ने श्रीनगर में कालिका देवी मठ का निर्माण कराया और भैरव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। राजाओं को कला से प्रेम था। मौला राम तोमर जैसे प्रसिद्ध चित्रकार पमार दरबार में थे, जिन्होंने गढ़वाली चित्रकला शैली को विकसित किया। मौला राम के पूर्वज सुलेमान शिकोह के साथ मुगल दरबार से गढ़वाल आए थे। गढ़वाली स्थापत्य कला में लकड़ी के नक्काशीदार दरवाजे और खिड़कियां महत्वपूर्ण थीं। परवार राजवंश का शासन गढ़वाल के इतिहास में एकीकरण और स्थिरता का प्रतीक था। उन्होंने एक विस्तृत प्रशासनिक, सैन्य और राजस्व ढांचा स्थापित किया, जिसने सदियों तक गढ़वाल को कायम रखा। हालांकि यह व्यवस्था अंततः आंतरिक कलह और गोरखा आक्रमणों के सामने टिक नहीं पाई। उनका योगदान केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई भी था, जिसने उत्तराखंड की पहचान को आकार दिया। एक रोचक तथ्य परमारों के शासनकाल में राजाओं की उपाधियां और उनकी वंशावलियां इतनी उलझ गई थीं कि लोक कथाएं, लोकगीत और गाथाएं और हुरकियों भाटों की स्मृतियां इतिहासकारों के लिए प्रामाणिक रिकॉर्ड से भी अधिक महत्वपूर्ण स्रोत बन गईं, क्योंकि वे राजाओं के जीवन और समाज की सच्ची तस्वीर पेश करती थीं।